गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का पॉकेट वीडियो फोर्थ सेशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत फिर से हमें स्टार्ट कर रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसका डिस्कशन है। तो उसका पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रह प्रातः का तारा और सांझ का तारा दोनों कहलाता है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भोर और सांझ में तारा कहा जाने वाला कौन सा ग्रह है। तो बताइए आप लोग जरा सा इसका आंसर आराम से। इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का बहिन भी कहते हैं। बहिन मतलब जानते हैं ना, सिस्टर। इसे क्या कहेंगे हम? बहन भी कहते हैं। बहन, भगनी, यानी जो भी कहना होगा ना शुक्र को ही कहेंगे। पृथ्वी का बहन, भगनी, नानी, मौसी जो बनाना है बनाइए शुक्र को। शुक्र है कि ये हमारी बहन है। तो इसे ही सांझ और भोर का तारा कहेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम सूर्योदय होता है उससे कुछ देर पहले ही जो एक टिमटिमाता हुआ आकाश में हमें तारा के रूप में जो दिखाई पड़ता है वो कौन सा ग्रह होता है? तो शुक्र होता है। और उसी तरह से शाम के टाइम में भी जब सूर्यास्त हो जाती है उसके बाद तुरंत बाद हमें एक टिमटिमाता हुआ चमकता हुआ एक तारा आकाश की ओर देखते हैं तो दिखाई पड़ता है। तो वो कौन सा ग्रह होता है? तो शुक्र ग्रह। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें कौन कौन सा ग्रह की स्थिति क्या है। तो ये रहा हमारा सन एकदम। और इसमें अगर देखें तो 4 गो हाइड्रोजन के नाभिक विखंडित होकर के एक हीलियम में कन्वर्ट होता है। यानी परमाणु यहाँ पर क्या होता है भाई? परमाणु संलयन। परमाणु संलयन। सूर्य में कौन सी क्रिया? परमाणु संलयन। और इसके सबसे नजदीकी ग्रह की बात यदि हम करें कि कौन सा है, तो इसमें सबसे नजदीकी ग्रह हो जाएगा हमारा बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हो जाएगा मंगल, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर एक बेल्ट आ जाता है क्षुद्र ग्रहों का, और इसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद हो जाएगा हमारा अरुण, और फिर हो जाएगा वरुण। सबसे लास्ट में हो जाएगा वरुण। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। बुध जो ग्रह है ना, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। इसके पास अपना कोई एक भी उपग्रह नहीं है, और नहीं तो शुक्र के पास भी कोई उपग्रह है। पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और मंगल के पास उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस और डिवोस। फोबोस, देखिए डिवोस शादी ब्याह वाला नहीं, फोमोस और डिवोस। और ये जो डिवोस है ना, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह। तो भाई सबसे बड़ा कौन सा होगा और किसका होगा? तो बृहस्पति का हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा। इसका नाम हो जाएगा गैनीमीड। गैनीमीड जो सबसे बड़ा है। मंगल जो है ना, यह कैसा दिखाई पड़ता है? तो लाल। कैसा दिखाई देगा? यह लाल। और पृथ्वी कैसा है? तो नीला। इसे ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। ग्रीन प्लेनेट पृथ्वी को। शुक्र जो है ना सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। बुध सबसे अधिक तापांतर वाला है। यहाँ पर सबसे अधिक तापांतर देखने को मिलता है।
तापांतर। ठीक है। शनि ग्रह के पास वलयों की संख्या अधिक है, वलय। साथ ही साथ इसका घनत्व बहुत ही कम है, लगभग 0.7, क्योंकि आसपास है, जो कि पानी से भी कम है। और इसीलिए यह शनि ग्रह जो ना, जल में यदि लाकर इसको रख देंगे तो ये क्या करेगा, तैरने लगेगा। कौन, शनि देवता। अब आते हैं अरुण और वरुण। देखिए ये जो है ना, अमोनिया गैस की अधिकता है। अमोनिया गैस की अधिकता होने के कारण लेटा हुआ गैस, और इसे हरा गैस के नाम, माने हरा दिखाई देता है। यह कहाँ गया इरेजर इसमें, और यह पीला दिखाई देता है। वरुण ग्रह कैसा, तो पीला। अब हम इसमें ये सारा स्थिति रहा इसका ग्रह का स्थिति। अगर बात करेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा में हमारा बड़ा कौन, बृहस्पति। इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं बृहस्पति को। मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल है। इस पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है, ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी किस दिशा की ओर भ्रमण करती है, तो अगर इसका देखेंगे तो यह पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। लेकिन ये इधर से ये जो शुक्र ग्रह है, शुक्र, और इधर से 2 नंबर का अरुण, ये दोनों जो है ना अपोजिट, यानी कि ये ईस्ट से वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर। शुक्र और अरुण 2 ऐसे उपग्रह है। क्रम में अगर देखेंगे यहाँ से, तो इधरों के 2 नंबर, उधर का 2 नंबर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पृथ्वी कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। लेकिन ये दोनों उपग्रह की पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करती है। और पृथ्वी में अगर हम देखें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। सूर्य की बात करें तो सूर्य में सबसे पहली बात, तो सूर्य में अगर हम देखेंगे तो संलयन प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 12 सेकेंड का टाइम हमको लग जाता है पृथ्वी तक आने में। तो ये रहा इंपोर्टेंट कुछ। पृथ्वी के सबसे नजदीक का, यदि कोई कहेगा कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा शुक्र। और शुक्र के बाद कौन सा हो जाएगा, बुध। और बुध के बाद मंगल। देखिए अगर पृथ्वी से नजदीकी की बात करें, थोड़ा सा देख लेते 1 मिनट। पृथ्वी से, तो पृथ्वी के बाद जस्ट वाइज नजदीक में सबसे आएगा शुक्र, और शुक्र के सबसे बाद आ जाएगा मंगल, और मंगल के बाद आ जाएगा हमारा बुध, और बुध के बाद हो जाएगा बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद जो हो जाएगा उसका नाम आ जाएगा अरुण, और फिर वरुण। देखिए प्लूटो भी एक ग्रह था पहले, उसको प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। बाद में इसे बौना ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। प्रयाग में जब सम्मेलन होता है 2006 में, इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट रहा जो कि ग्रह वगैरह से। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि शासक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। देखिए दिल्ली सल्तनत जब गौरी भारत पर आक्रमण करता है, उसके बाद से ही भारत में मुस्लिम शासकों का वर्चस्व स्थापित होता है। तो इसी में पहला दिल्ली सल्तनत की बात आती है कि किसने स्थापना किया। तो अगर हम दिल्ली पर राज करने वाले वंशजों के बारे में देखेंगे, कितने वंशज थे, तो सबसे पहले तो 5 शासकों वंशज के शासकों के द्वारा दिल्ली पर शासन हुआ। और इसके एक ट्रिक है, गुलाब खिले
तो सांस लो, सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो, जिसमें गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोदी वंश। ठीक है, तो ये टोटल 5 वंशज रहे। गुलाब खिले तो सांस ले गुलाम वंश। तो सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पर जो स्थापित करने था दिल्ली सल्तनत में, उसमें गुलाम वंश को ही देखिए, गुलाब को हमेशा आप लोग एक मामूली चीज नहीं समझिएगा, क्योंकि लोग इसे प्रेम का प्रतीक मानता है, गुलाब के फूल देना लेना, तो ये मामूली नहीं रहा। यहाँ पर भी जब गुलाम आएगा तो गुलाब की बात आ गई, तो ये मामलुक वंश भी इसे कहते हैं, मामलुक। दूसरा नाम ही इसका गुलाम वंश का क्या था? मामलुक वंश। अब आते हैं गुलाम वंश के जो पहला शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? ऐबक। ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना किया, लेकिन इसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है, क्योंकि गौरी जो था, गौरी के 2 सेनापति थे। एक का नाम था ऐबक और दूसरा का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, तो ये दोनों था। ऐबक ने दिल्ली के क्षेत्र यानी दिल्ली पर शासन किया, और बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बंगाल, बिहार, ओडिशा के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और उस समय बंगाल में अगर हम देखें कि बंगाल में पाल वंश के एक राजा जिसका नाम था लक्ष्मण सेन, यह शासन कर रहा था और यह भाग जाता है ये छोड़ करके, और यही बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम किया था। विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त किया था। तो ये गौरी के सेनापति थे। अब ऐबक आएगा, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश में इंपोर्टेंट एक आएगा रजिया के बाद आ जाएगा बलबन। हालांकि बीच में छोटे छोटे राजा वंशों के बारे में उल्लेख है। बलबन। तो ऐबक जो था इसने ही गुलाम वंश की स्थापना किया। इसमें देखिए आपको कहीं ऐबक मिलता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को न लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे थोड़ा सा। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसी ने ही कुतुब मीनार जो निर्माण हुआ उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, किंतु इसको यह पूर्ण नहीं करवाता। उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? तो 1210 ईस्वी में लाहौर में जब ये चागोन खेलता रहता है, तो उसी चागोन खेलने के दरमियान इसकी मृत्यु हो जाती है ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करता है। फिर इसने ऐबक से संबंधित 1-2 और बात आता है। एक तो इसे लाख बख्श कहा जाता है दान देने के कारण। इसके बाद एक और 2 पॉइंट आता है कि इसने 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ निर्माण करवाया था? अजमेर राजस्थान में पड़ता है। अजमेर। यह जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण किया गया था, यहाँ पर यह एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन इससे पहले अगर देखें तो ये अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ, वहां पर एक विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, उसी को ध्वस्त करके इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये इसका इंपोर्टेंट रहा। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली गुलाम वंश का, और इसने
इकता प्रथा जो लाया, टैक्स के लिए एक प्रथा था इकता प्रथा, और 40 दल का एक सरदारों का 40 दल का चहलगामी की स्थापना करता है इल्तुतमिश। फिर बाद में चल करके इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया आती है। रजिया 1236 से लेकर के 1240 तक ले शासन किया, और इसी को रजिया सुल्तान को ही कैथल में डाकुओं ने हत्या कर दी, और जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में इसका भाई वगैरह आकर के शासन करता है। फिर बलबन आता है जो कि चहलगामी जो था उसी का एक मेंबर, ये इसको समाप्त कर देता है बलबन, और सत्ता पे आसीड होता है। तो बलबन जाकर के क्या करता है, देखिए बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था, रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाया। अब बहुत सारा इसमें पॉइंट है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। खिलजी वंश, अगर बात करें कि खिलजी के बारे में, तो इसका कार्यकाल आ जाएगा हमारा 1290 से लेकर के 1320 तक ले खिलजी वंश की रहा। खिलजी वंश के संस्थापक जब आएगा तो जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और इसी के बाद में भतीजा आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसे सिकंदर ए सानी के नाम से जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी इसी में आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसने बाजार नियंत्रण और सेना में जो सेना को दागने और घोड़ा को दागने की जो प्रथा था, हुलिया लिखने और से घोड़ा को दागने की प्रथा की शुरुआत यही किया था खिलजी ने ही। हुलिया लिखना किसका भाई, तो सेना का। हुलिया किसका लिखेगा, सेना का। और दागेंगे किसको, तो घोड़ा को दागने, घोड़ा। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने ही लाया, बाजार नियंत्रण। और उसके बाद अगर देखें अलाउद्दीन खिलजी के तुरंत बाद फिर जाकर के जब आ जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के अगर बारे में बात करेंगे तो ये 1320 से लेकर के 1398 तक ले चला, और इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक कौन हो जाएगा, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इसी गयासुद्दीन तुगलक में जो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, कौन आ जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, पागल सुल्तान, यानी पागल राजा। क्यों, क्योंकि इसने इसके जीवन काल में ना कोई भी काम सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि इसने पंजाब के क्षेत्रों में टैक्स लगाया कि हमें आमदनी राज्य कोष में वृद्धि होगा, लेकिन पंजाब में वहां आ जाता है क्या कहते हैं, एक बीमारी फैल जाती है मलेरिया, और जिसके कारण वहां के लोग भूखमरी की स्थिति में और लोगों को राहत कार्य इसको करना पड़ जाता है, तो वो अनसक्सेस हो जाता है। फिर उसके बाद इसने खुरासान अभियान के लिए किया, वो भी अनसक्सेस हो जाता है। फिर उसके बाद इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी लेकर जाता है। देवगिरी इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया है कि देवगिरी राजधानी किसने स्थानांतरित किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और फिर बाद में रिटर्निंग यहाँ से ये चला जाता है, वो भी नहीं कर पाता है, तो इसीलिए इसे मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान भी कहते। फिरोज शाह तुगलक जो कि नहर व्यवस्था में बहुत ज्यादा काम करे, नहर निर्माण के लिए इसे काफी जाना जाता है। इसने अपनी आत्मकथा तीजू के फिरोज शाही लिखा है। उसके बाद आता है सैयद वंश। देखिए सैयद वंश का अगर कार्यकाल देखेंगे तो 1414 से लेकर 1451 आ जाएगा, 1414 से 1451। और इसके जो संस्थापक थे उसका नाम था खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। और यही खिज्र खां कौन था, तो तैमूर लंक जो था, तैमूर लंक का यह सेनापति था खिज्र खां। क्योंकि तैमूर लंक भारत पर 1398 में आक्रमण करता है, याद रखेंगे थोड़ा सा इसको भी। तैमूर लंक कब आक्रमण करता है, 1398 में। कहा, दिल्ली पे। और यहीं पे इसका सेनापति का नाम था
खिज्र खां, सेनापति था खिज्र खां, जिसने बाद में जाकर के सैयद वंश की स्थापना किया। अब इसमें हम देखते हैं कि लोधी वंश में अगर बात करेंगे तो ये 1451 से लेकर के 1526 तक ले ये लोधी वंश रहता है। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, बकलोल नहीं, बहलोल लोधी। तो लोधी के संस्थापक कौन आ जाएगा? बकलोल नहीं, बहलोल लोधी। और इस लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया और उसकी हत्या हो जाती है, वहीं पर शहीद हो जाता है, मर जाता है। तो ये रहा पूरा दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में जो जो वंशजों ने क्या क्या किया। अब हम अगर आगे देखें, देखिए थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं इल्तुतमिश, पहला तो देखेंगे गौरी आया, थोड़ा सा एकदम बात हो ही रहा था। गौरी जब आता है तो सबसे पहले यह 1175 में और फिर 1178 में, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है, इसको याद रखेंगे हम लोग। 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण करता है, पहला आक्रमण। उसके बाद 1160 में गुजरात अभियान करता है ये। तराइन का युद्ध कितना होता है? तो 2, पहला 1191, दूसरा 1192। 1191 जो होता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी पराजित होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। दूसरा तराई का युद्ध जो होता है वो भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। अब आते हैं कि ये जो गौरी था इसने क्या क्या काम किया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। इसने क्या किया, एक लक्ष्मी देवी के चित्र और कलमा खुदवाया हुआ सिक्का चालू किया। उसके बाद इसने एक बार आया तो 1194 चंदावर का युद्ध, जिसमें जयचंद्र, यही जयचंद्र जो कि पृथ्वीराज चौहान का क्या था? मित्र। तो ये जयचंद्र, और इसी जयचंद्र के साथ गौरी का युद्ध होता है और इसमें जयचंद्र की मृत्यु हो जाती है, हार होती है। उसके बाद ये गौरी फिर चला जाता है ऐबक को सौंप करके, और वह पुनः लौट के आता है कब? तो 1205 में। और जब यह 1205 में पुनः लौट के आता है तो यहाँ पर यह खक्कर जाति के साथ इसका युद्ध होता है। पुनः लौटने पर किसके साथ? तो खक्कर जाति, और खक्कर जाति के साथ युद्ध करने के बाद इसकी मृत्यु 1206 में 15 मार्च को हो जाती है। याद रखेंगे हम। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, उत्तराखंड। अब बताइए उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून में क्या क्या है? तो सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। अगर नंदा देवी की अगर हाइट पूछते कितनी है तो 7816, कितना हो जाएगा? 7816 मीटर ये नंदा देवी।
हिमाचल प्रदेश में कौन सी पर्वत जो प्रमुख है? धौलाधार, धौलावीरा नहीं, धौलाधार, धौलाधार, धौलाधार याद रखेंगे। कौन सा हो जाएगा? धौलाधार, क्योंकि धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और वह गुजरात में पड़ता है। अब आते हैं कि सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर पड़ता है? कंचनजंगा तो सिक्किम में, और इसकी अगर हाइट की बात किया जाएगा तो 85-98 मीटर। केटू की बात आएगी कि केटू कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में 8611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की अगर बात करेंगे तो 8848 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम कहेगा तो क्या है? तो निफे, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम निफे। और एक दो बात यहाँ पर क्या है? तो बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। हालांकि देखिए कल्पना चावला पहली महिला जो थी, ये दो बार घटना घटती है अंतरिक्ष में जाने के संबंध में। एक आता है 1997 और एक आता है 2003। 1997 में तो वो सुरक्षित जाती है, आ जाती है। जब 2003 में ये जब लौटती रहती है तो उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा कल्पना चावला 2003। सुनीता विलियम्स तो अभी हाल ही में गई थी, सबसे लंबे टाइम तक ले अंतरिक्ष में रहने वाली महिला के तौर पर कहे या भारतीय या व्यक्ति के तौर पर सुनीता विलियम्स का नाम आने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? देखिए ये क्वेश्चन को अगर हम देखें सही से तो स्पष्ट तौर पर ये कोई भी इसका ऑप्शन नहीं, क्योंकि भारत में कहीं भी कोई ऐसा आर्टिकल एकदम स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, बल्कि भारत के जो संविधान बनाया गया उसमें व्यवहारिक तौर यही निकल करके आता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कहीं वर्णन नहीं मिलेगा आपको एकदम पूरी तरह से, लेकिन भारतीय संविधान की जो प्रकृति है उसमें ऐसी प्रकृति है कि उसके भाव को अगर हम समझते हैं तो ये निकल के आता है कि भारत किसी भी प्रकार के धर्म को लेकर के नहीं है, वह धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। कोई भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा देश का। तो फिर भी अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल्स कह रहा है, क्योंकि यह क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें आर्टिकल्स कह रहा है, तो आर्टिकल्स में अगर राइट आंसर खोजेंगे तो आर्टिकल्स 25 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर राइट में? आर्टिकल 25। क्योंकि देखिए अगर प्रस्तावना में बात करेंगे तो प्रस्तावना में भी है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष की जगह पर पंथ निरपेक्ष है वहां पर। तो ये प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष, तो यही आ जाएगा क्या यहाँ पर? पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, क्योंकि यह पहले था भी नहीं समाजवाद, समाजवाद पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता यह जोड़ा जाता है कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान संशोधन या लघु संविधान कहते हैं। तो इसके द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया 1976 में। ये पंथ निरपेक्ष समाजवाद एकता और अखंडता को जोड़ा गया। अगर बात करें कि संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है तो 3 न्याय प्रस्तावना में, प्रस्तावना में न्याय की बात आएगी तो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता की बात आएगी कि कितने हैं प्रस्तावना में? स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है प्रस्तावना में।
अब आता है आर्टिकल्स 14। देखिए आर्टिकल्स 14 में किसकी चर्चा है भाई? तो आर्टिकल 14 में अगर हम देखेंगे तो कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। हम इसे एक अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए संविधान के मूल अधिकार, मूल अधिकार कहां पे है? भाग 3 कहां पर आ जाएगा हमारा मूल अधिकार में? तो भाग 3 में आ जाएगा। अगर देखें तो पहले भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। अब कितनी हो गई है? तो 6। कौन सा हट गया है? हटा कौन? तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया गया है। अब इसमें भारत में टोटल वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? तो 6। पहला कहेंगे 6 में देखेंगे तो पहला आएगा हमारा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा कहेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल्स 19 से 22, स्वतंत्रता है ना 22, समानता कहेगा तो 14 से 18 के बारे में बात आएगी। उसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध जो आ जाएगा तो 23-24 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता की बात जब आएगी तो आर्टिकल्स 25 से 28 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के बाद आ जाएगा हमारा शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30 हो जाएगा ये शिक्षा और संस्कृति। और उसके बाद जो लास्ट हो जाएगा हमारा संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। और यह हमारा संवैधानिक उपचार की जब बात आएगी तो ये आर्टिकल 32 याद रखेंगे। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचार। जब हमारे मूल अधिकार का हनन होगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे। ये रहा ये 14 में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 में 5 प्रकार के समानता की बात की गई है। जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म, देखिए जन्म, जन्म स्थान, जन्म स्थान, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, लिंग। अब क्या है? जन्म स्थान था, भाषा, लिंग, 5 गो है इसमें। भाषा, जन्म स्थान, लिंग, जाति, जाति, धर्म, जाति, धर्म, ये 2 आ गया। ये 5 प्रकार के समानता की बात आर्टिकल 15 में कहता है। और आर्टिकल जब 16 की बात आएगी तो इसमें लोक नियोजन, लोक नियोजन यानी सभी को सरकारी नौकरी में आने की बात कहता है कि सभी लोगों के लिए समान अवसर दिया जाएगा सरकार के नियोजन करने के कार्यों में, नौकरी की बात आती है तब। आर्टिकल 17 में छुआछूत, छुआछूत आप जानते हैं, ये हम तुमको छू दिए तो छुआगे ना, क्या तो छुएंगे तो छुआएंगे, लेकिन तो वही वाला बात है। आर्टिकल 17 है बड़ा खतरा, दोनों कान कतरा, सुने हुए ना 17 के 17 दोनों कान कतरा, यानी कि 17 में बहुत खतरा होता है भाई। क्यों? क्योंकि यह अस्पृश्यता को अंत करता है, अस्पृश्यता, सुना नहीं है किसी को। अब आते हैं 18, आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत।
आर्टिकल्स 18 उपाधियों का अंत। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, बाकी आगे भी देखते रहेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन एक ही दिन में हो जाएगा। फिर ये हो गया, आज ये लास्ट ही है, ये क्वेश्चन लास्ट ही है, तो देख ही लेते हैं। 18 हो ही गया, अब 19 की बात आएगा, आर्टिकल्स 19। चलिए थोड़ा बढ़िए जाते हैं हम लोग आगे। चलिए आर्टिकल्स 19, आर्टिकल्स 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, वैसे तो 7 है, 7 प्रकार के। इसी में बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने ए के अंतर्गत। बी के अंतर्गत कहेंगे तो सभा करने की स्वतंत्रता। 3 सी के अंतर्गत सभा संगठन बनाने के स्वतंत्रता। डी के तहत कहेंगे तो संगठन बनाने, घूमने की व्यवस्था। डी ई के अंतर्गत अगर कहेंगे इसमें तो देखिए हम घूम फिर तो लेंगे, उसके बाद यहाँ पर बसने की स्वतंत्रता। एफ में रोजगार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाकर। जी में वहां पर जमीन खरीदने का अधिकार। अगर बात करें आर्टिकल्स 21 का, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। फिर बात करें हम आर्टिकल्स 22, आर्टिकल्स 22 में क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण देने की बात करता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 में जो है ना बलात् श्रम के बारे में बात करता है। आर्टिकल 23 बलात् श्रम पर रोक लगाता है कि नहीं करना है। फिर आर्टिकल 24 क्या कहता है, तो आर्टिकल 24 कहता है हमारा बच्चों से जो खतरनाक किस्म के कार्य होते हैं, जैसे अगर कह सकते कारखाना में हार्ड वर्क वाला, वो कार्य नहीं कराया जाएगा। बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं कराना। आर्टिकल 24 हो गया। आर्टिकल 25, अब आते हैं हमारे आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता। हम कोनो धर्म मान सकते हैं, हमारा मन है, स्वतंत्रता। यानी कि आर्टिकल 25 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है धार्मिक स्वतंत्रता के तहत, कि कोई भी व्यक्ति कोई अपने अनुसार किसी भी प्रकार के धर्मों को मान सकता है, स्वीकार कर सकता है, अपना सकता है, वो उसके अपना निर्णय है। उसके बाद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि हम समूह में कोई प्रकार का त्योहार, धार्मिक से संबंधित चीजों के, जैसे दुर्गा पूजा, छठ, ईद वगैरह, ये सब है ना, तो ये इसी आर्टिकल 26 के तहत हम करते हैं। फिर आर्टिकल 27 क्या कहता है, तो आर्टिकल 27 में यह बताया गया है जितने भी मंदिर वगैरह में पैसा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा भाई। 27, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 27 में। फिर आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या कहता है, तो आर्टिकल 28 कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अल्पसंख्यक किस आधार पर होता है, तो या तो भाषा के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर। तो धर्म और भाषा के आधार पर जो व्यक्ति जैसे अल्पसंख्यक निर्धारित किए गए हैं, उसको किसी भी प्रकार के संस्थाओं में जाने के लिए रोक नहीं लगाया जाएगा। तो अल्पसंख्यकों को किसी भी संस्था में जाने से नहीं
रोका जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल्स आता है 28 के बाद 29। ये कहता है कि अल्पसंख्यक अपने अनुसार की अपनी भाषा, लिपि आदि की सुरक्षा के लिए वो विश्वविद्यालय वगैरह सभा समिति का गठन कर सकता है। तो अल्पसंख्यक विद्यालय वगैरह विद्यालय की स्थापना कर सकता है, किस लिए? तो अपनी भाषा एवं लिपि के संरक्षण के लिए। अब आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? तो इसमें आर्टिकल 30 जो है ना, कुछ जो हमारे सैन्य गुप्तचर है इन सभी के अधिकारों को सीमित करता है आर्टिकल 30, और आगे सीमित करता है सेना वगैरह सब आदि जो है उनके लिए। आर्टिकल 31 में संपत्ति अधिकार जो कि समाप्त हो गया। आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचार। तो ये संबंधित रहा पूरा संविधान। अब हम थोड़ा सा डिटेल कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अब हम आज के लिए इतना ही तक काफी है। आप लोग लेकिन इसको ना लिखते चलिए ताकि आपको याद रहेगा। देखिए, लिखने से कोई भी चीज ज्यादा याद रहता है, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी कि आप लिखते चलिए, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेशन की ओर आप लोगों के मध्य आते हैं। धन्यवाद।